भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 18 मई 2023 के निर्णय में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पारंपरिक उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, महाराष्ट्र में बैलगाड़ा शर्यत और कर्नाटक में कम्बाला, ये जो पारंपरिक उत्सव मनाए जाते हैं, उन पर जो रोक लगाई गई थी 2014 में, दो जजेस के बेंच ने वह रोक जो है लगाई थी, वो बैन लगाई थी। और इस बैन पर उपाय ढूंढने के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो विधानसभाएं हैं, वहाँ के विधानसभाओं ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2017 में। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस द्वारा बैन इम्पोज किया गया था ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स पे, और उस पर उपाय ढूंढने के लिए 2017 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विधानसभाओं ने उन पर एक अमेंडमेंट एक्ट लाई थी। और इसके खिलाफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पेटा, जो पेटा के एक्टिविस्ट की फोटो हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया में देखते होंगे, उनके एक्टिविस्ट जो है या फिर एनिमल एक्टिविस्ट जो है, वे इस निर्णय के खिलाफ, इन विधानसभाओं के अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया था जिसमें 5 जजेस बैठ करके उन्होंने 18 मई 2023 को अपना निर्णय दिया। मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनली इन विषयों से जुड़ा हूं। मैं श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के पहले मैंने पार्लियामेंट में 2-3 सांसदों का निजी सचिव रहा। उनमें से श्री शिवाजी अढलराव पाटिल, पुणे के शिरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आते हैं, उनका मैं निजी सचिव था पार्लियामेंट में। और इस संदर्भ में मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और वो सारी जो भी चीज़ें थी उसको मैं फॉलोअप कर रहा था। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सरोकार भी इस विषय से मैं मानता हूँ, इसलिए भी मैं इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह जो 18 मई का ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, यह निर्णय स्वागत योग्य है। वह इसलिए कि शतकों से तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो लोग हैं, इन उत्सवों को मना रहे हैं। वह उनके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो हम एंथ्रोपोलॉजी में ICH कहते हैं, उनके वो उत्सवों का, उनके जीवन पद्धति का, उनके वे ऑफ लिविंग का वो पार्ट है। तो शहरों में कुछ जो एक्टिविस्ट है, जो नई अपनी नोशंस को ले आते हैं और जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है या फिर कल्चरल हेरिटेज है, उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है वो स्वीकार्य नहीं है। जो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है, उसके माध्यम से लोग समाज में साथ में आते थे, उसमें कम्युनिटी फ्रैटर्नल फीलिंग जिसे हम कह सकते हैं, या कि समाज में बंधुत्व के भाव का विकास भी होता था। अब बहुत सारे जो एक्टिविस्ट लोगों का ये भी कहना था कि ये जो सती प्रथा है या दहेज प्रथा है, इस प्रकार की कुप्रथाओं के साथ भी इस फेस्टिवल को जोड़ा गया। उनका यह मानना था कि इस फेस्टिवल में बैलों को जिस प्रकार से उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार उन पर अनेक प्रकार की यातनाएं बरसाई जाती है या फिर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, ऐसा वास्तविकता में है नहीं। चूंकि मैं खुद ही ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग किस प्रकार से जिन बैलों का इन उत्सवों में उपयोग होना है, उनको सजाते हैं और उनको कई दिनों से उनकी सेवा भी की जाती है। तो भारत की सभ्यता जो है, भारत की सभ्यता में हमने जो भूत दया, मतलब प्राणी मात्रों के प्रति हमने जो दया का भाव हमने हमेशा संजो कर रखा है, उसी का एक प्रतीक है। और दूसरी बात यह भी है कि भारत की संस्कृति को हम जब भी समझेंगे, हमारी नगर, ग्राम और वनों की सभ्यताएं थी, और ये तीनों भी सभ्यताएं समानांतर चलती थी। एक सभ्यता दूसरी सभ्यता पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करती थी। इसीलिए इन तीनों भी सभ्यताओं में परस्पर पूरकता थी, न कि उनमें कोई विरोधाभास था, न ही उनमें वैर था या शत्रुत्व था। मुझे लगता है इन परंपराओं को जीवित रखने की आवश्यकता है, तभी भारत की जो तीनों सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं की अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसको एंथ्रोपोलॉजी में हम ICH या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। शहरों के कुछ एक्टिविस्ट द्वारा अपने कुछ नोशंस बनाने हैं, एनिमल्स को लेकर के एनिमल एक्टिविस्ट बनना है, उसके संदर्भ में कुछ फैंसी झंकी फंकी विचार आगे ले आना है, और वो जो गांव में और वनों में या फिर अनेक प्रकार के हमारे जो पारंपरिक उत्सव है,
उनको रोकने में इस प्रकार के जो अपनी आइडियाज़ को सुपर इम्पोज करना है, मुझे लगता है वो स्वीकार्य नहीं है, वो आवश्यक भी नहीं है। जो अगर बहुत ही क्रूरता अगर होती है तो उस क्रूरता के प्रति तो सबको सकारात्मक भाव रखना चाहिए, लेकिन जल्लीकट्टू हुआ या बैलगाड़ा शर्यत हुआ या ये जो कम्बाला यह फेस्टिवल हुआ, इसमें इस प्रकार की कोई क्रूरता दिखाई नहीं देती है। इसी के साथ में ये जो शहरों में पेटा हुआ या अनेक प्रकार के जो एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट जो है या एनिमल एक्टिविस्ट है या एनवायरमेंटलिस्ट है, क्या वास्तव में वो गांव में जाते हैं? क्या एनवायरनमेंट के संपर्क में रहते हैं? मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि एनवायरनमेंट पर जो कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली में होती है, जबकि एनवायरनमेंट गाँव में है, जंगलों में है, पहाड़ों में है। तो एनवायरनमेंट पर जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है वो क्या वास्तविकता में जो गांव जंगल पहाड़ों की जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है उसको वो समझने की कोशिश करते हैं? मुझे लगता है वैसा होता नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम एनिमल पर होने वाले टॉर्चर की अगर बात करें, हिंसा की अगर बात करें, वायलेंस की अगर बात करें, तो फिर ईद हुआ या फिर अनेक प्रकार के जो उत्सव होते हैं या सेलिब्रेशंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर हजारों भेड़ों को, बकरियों को काटा जाता है, तब इनके जो एनिमल वेलफेयर एक्टिविज्म कहाँ जाता है, यह भी एक सवाल है। दूसरी बात यह भी है कि हमारे संविधान में भी, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये प्रावधान है कि गो हत्या को रोका जाएगा और गो धन का संवर्धन किया जाएगा। इस संदर्भ के प्रावधान भी किए गए हैं। लेकिन उस संदर्भ में जब भी सरकारें कोशिश करती है और समाज के कुछ हिस्से कोशिशें करते हैं, तब यही जो एक्टिविस्ट है उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तब इनकी बोलती बंद होती है। इस प्रकार के जो दोहरा मापदंड है, मुझे लगता है समाज में स्वीकार नहीं होता है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है 18 मई को 2023 को, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स है, और वह काम जुडिशरी का नहीं है, वह कार्य जो है वो लेजिस्लेचर का है, मतलब विधान पालिका का है। तो केंद्र की विधान पालिकाएं और राज्यों की विधान पालिकाएं जो है साथ में आकर के इस प्रकार के जो फेस्टिवल्स है या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जो धरोहर है, उसको बचाए रखने की दिशा में कोशिशें होनी चाहिए। धन्यवाद।